गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। आई होप सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। यस सर। हम्म तो असाइनमेंट आप लोग बड़ा लेट सबमिट कर रहे हैं। असाइनमेंट जल्दी से सबमिट करें। जो डेली असाइनमेंट शुरू करा है दोबारा से मैंने, उनको जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम, एक दिन का टाइम मिलता है आपको अल्टरनेट डे पे सबमिट करना है, तो अल्टरनेट डे पे आप सारे त्योहार चले गए। अब आई होप कोई ज्यादा त्योहार तो है नहीं, बस एक छठ पूजा बची है, वो भी 20 तारीख की है। उसके बाद तो आई गेस कोई ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कि जिसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगे। तो असाइनमेंट सब जो डेली असाइनमेंट्स आया करेंगे उनको डेली पर्पस पे टाइम टू टाइम सबमिट करेंगे सभी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से सबमिट करें। सात बच्चे रह रहे हैं अभी। चलिए ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कोई बताएगा मुझे? काफी टाइम हो गया। सोनिया, हमने कहाँ तक कर लिया था? न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। चैप्टर तो स्टार्ट करवा दिया था ना मैंने, या नहीं कराया था? सर सर फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तक हुआ था। फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तक हो गया था। ओके, फीचर्स सारे लिखवा दिए थे। ओके, तो आज लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो हमें जो भी ऑब्जर्वेशन या उनके मॉडल के बेस पे हमने जो भी देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे, और बाद में जब साइंटिस्ट जो अलग से साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या क्या लिमिटेशंस उठाई, क्या क्या दिक्कतें आई, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करने में, तो वो चीज लिमिटेशन में आ गई। तो लिमिटेशन में क्या आ गई कि लेट्स से कि यहाँ पे बोला जा रहा है रदरफोर्ड के थ्रू, रदरफोर्ड के जरिए ये बोला गया कि जो पॉजिटिव है, एक एटम का जो मोस्टली पॉजिटिव पार्ट है वो सेंटर पे लाई कर रहा है, और इतना ही नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। नाउ अगर आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। और ये रदरफोर्ड ने भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व जो कर रहा है, वहां पे उसको जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए वो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको, यानी कि सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। अब अगर सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है तो दैट मीन्स, अगर फोर्स लग रहा है तो दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन, है ना? यानी कि ये हमने 11th में पढ़ा था चैप्टर 4 में कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो या सर्कुलर मोशन में हो, देयर इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। वहां पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है तो मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके पास एक्सेलरेशन है, तो वो मूव करते समय एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर जब ये इससे मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली इसमें से एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी निकलने का मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो छोटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रेडियस का साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और छोटा होते 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 वो क्या करेगा? न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि ये थ्योरी के अकॉर्डिंग था। अब इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड जी। क्लियर है सभी को? चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में होता है तो वहां पे सेंटीमीटर फोर्स होता है। सेंटीमीटर फोर्स है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है
उसके पास एक्सेलरेशन है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कहीं पे अगर चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब अगर यहाँ पे ये अगर एनर्जी रिलीज करता है तो इसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे एट लास्ट वो क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये बात क्लियर हुई सभी को? दिव्यांशु, रावत जी, रचित, तो ये क्लियर होगी। तो लिखेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, according to electromagnetic theory, an accelerated charged particle, an accelerated charged particle must radiate, an accelerated charged particle must radiate electromagnetic energy. According to electromagnetic theory, an accelerated charged particle must radiate electromagnetic energy. An electron is revolving around the nucleus. An electron is revolving around the nucleus and constantly experienced a centripetal force, a centripetal force, a centripetal force. Therefore, the electron has an accelerated motion. Therefore, the electron has an accelerated motion. Accelerated motion. Therefore, the electron has an accelerated motion. But according to electromagnetic theory, revolving electrons loses energy continuously and move in orbits of gradually decreasing radii and eventually fall into the nucleus. ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद। हो गया, ड्रॉ कर लिया होगा जल्दी से। तो निशु जी लेट हो गए आप, कैसे लेट हो गए? सर वो बहुत से कनेक्शन प्रॉब्लम शो कर रहा था, इसलिए हुआ था। कनेक्शन प्रॉब्लम शो कर रहा था। अभी हमने लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल सीखा है। लिमिटेशन में ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एक सेंटीमीटर फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब सेंटीमीटर फोर्स है तो उसके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है
और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो कंटिन्यूसली उसका ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस चीज को रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज अभी मैंने समझाई थी और लिखवाई थी, आप इसको लिख लेंगे। क्लियर है निशु? अब एक क्वेश्चन देखते हैं। A beam of alpha particle of velocity 2 point velocity values लिखेंगे, velocities, a beam of alpha particle यानी अल्फा पार्टिकल दे रखा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2.1 into 10 raised to power 7 meter per second, scattered by a gold foil है जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर 79 गिवन है। Find the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus, the value of charge to mass of alpha particle, यानी charge to mass किसका, alpha particle का दे रखा है 4.8 into 10 raised to power 7 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हमने आई गेस लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या आया था, कोई मेरे को बताएगा क्या आया था फॉर्मूला, कौन बताएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या आया था? एनीवन? अरे नोट करते हो, देख के ही बता दिया करो। Sir, R naught is equal to Z E square upon pi epsilon naught mv square. एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, R नॉट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, ये हमारा जो फॉर्मूला था ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको वैल्यूज मिली थी। नाउ द थिंग इज कि अगर आप देखो तो हमारे पास क्या गिवन है, ये जो आपने निकाला ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, यानी कि जो हमने डिराइव किया था। अब ये चीज हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना है, तो आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद क्या रखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इक्वेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है के, अब बहुत सिंपल वे में आपने फॉर्मूला लर्न किया था पोटेंशियल एनर्जी का, V U is equal to K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जो हो गया वो अल्फा पार्टिकल है यानी कि 2e, Q2 हो गया यानी कि गोल्ड फॉइल यानी Ze अपॉन में R। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर 2E E अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए R नॉट। तो R नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 2ZE स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। अब यहाँ पे अच्छा R नॉट तो ये mv स्क्वायर आया, mv स्क्वायर और 2 ऊपर चले गया, 2 से 4 कैंसिल, R नॉट इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिंपल आपने दे देखा कि आपको इंपैक्ट पैरामीटर चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब वही चीजें हैं, आप पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहोगे, आपको फॉर्मूला लर्न रहेंगे, आप इजीली डेरिवेशंस को कर सकते हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है, जितनी डेरिवेशंस हमने करी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, उनका आप किस तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्योंकि एग्जाम में रटा हुआ नहीं आएगा। 10th का एग्जाम गया, 9th का एग्जाम गया, जहां पे लिमिटेड क्वेश्चन होते थे, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई यू कैन अप्लाई
any formula to derive to solve the other questions. तो ये बेसिकली बोर्ड का फंडा होता है. बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. जितने चैप्टर्स को जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा. ये नहीं कि ये चैप्टर आता है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, दिमाग में और बैठ जाएगा. गाना जितना ज्यादा सुनते हो उतने अच्छे से गाना लर्न होता है ना. ऐसे ही चैप्टर भी, अगर आप जितना, अब तो लग जाओ, अब तो दिसंबर आने वाला है, फिर जनवरी फरवरी एग्जाम शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर है, आप देखो सिंपल सी बात है, वैल्यूज गिवन है, क्या कर सकते हो. जेड की वैल्यू गिवन है 79, आपको चार्ज बाय मास का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो. पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12. ठीक है, ई स्क्वायर को आप लिख सकते हो चार्ज बाय मास इनटू में चार्ज. ई स्क्वायर को इस तरीके से लिख लिया, तो आप क्या कर सकते हो, एक ई को अलग लिख दिया जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. चार्ज बाय मास जिसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 4.8 इंटू 10 टू पावर 7. वी स्क्वायर मतलब कि वी गिवन है दैट इज 2.1 इंटू 10 टू पावर 7 का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. कितना आना चाहिए, 2.5 इंटू 10 टू पावर -14. ठीक है, क्या निकाला आपने, आर नोड यानी कि डिस्टेंस यानी कि मीटर. ठीक है, ये आपकी वैल्यूज रख दी. किसी को डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है. चलिए, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आ रहा है. चलिए, तो आपने फीचर समझ लिया, रदरफोर्ड के मॉडल को अच्छे से समझ लिया, उसकी लिमिटेशन क्या थी, कहाँ पे वो फेल हो गया ये भी समझ लिया. एक आपने न्यूमेरिकल भी कर लिया क्योंकि हमने इम्पैक्ट पैरामीटर किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके ऊपर एक फॉर्मूला भी कर लिया. देखो ये जो चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़े पढ़े से हैं क्योंकि 9th में पढ़ा है थोड़ा बहुत. तो इन चैप्टर्स में बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. न्यूमेरिकली क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है तो न्यूमेरिकल आने की इनसे बहुत कम चांसेस होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं. तो इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जरूर करें. मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भेजूंगा, हो सकता है आपके पास हो, बट मैं कुछ भेज देता हूँ, आप लोग उनको पढ़ो, उनसे लर्न करो, उनको समझो कि क्या क्वेश्चन पूछा है और उसके आंसर्स किस तरीके से दे रखे हैं. ठीक है, तो उनको पढ़ना जरूरी है. सो आगे हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो अब हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे. हमने थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, अब हम आते हैं बोर्स पे कि बोर्स ने क्या बोला था. तो बोर्स की बात करते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. बेसिकली बोर्स ने मॉडल तो एटम के लिए दिया था, बट उसका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन तक ही अप्लाई हो पा रहा था, उससे आगे अप्लाई नहीं हो पा रहा. तो मतलब काफी करेक्ट मॉडल उसने दिया था, उसके बेसिस पे फिर काफी साइंटिस्ट को हेल्प मिली, बट वो हायर एटम्स पे नहीं अप्लाई हो पा रहा था. तो इसलिए हम बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो बोर्स का मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम मॉडल भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो इसमें 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, यानी कि इसने जो चीजें बताई उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके 3 मेन कर दिया है. तो इसके पहले लिखोगे 3 मेन पॉस्टुलेट्स. ठीक है, या 3 पॉस्टुलेट्स आप कह सकते हो, यानी कि फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है. 3 बेसिक, मेन तो छोड़ो, बेसिक लिख दो, 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स. तो 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स में पहला पॉस्टुलेट लिखेंगे. पहला पोस्टुलेट तो सिंपल वही है जो रदरफोर्ड ने कहा. रदरफोर्ड ने कहा कि एवरी एटम का एक सेंट्रल कोर है जिसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज वहां पे है और एंटायर मास भी वहीं पे है ऑलमोस्ट. इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते समय उसको काइनेटिक एनर्जी और सेंटीमीटर फोर्स जो चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो मतलब पहला पोस्टुलेट तो वही है जो रदरफोर्ड ने कहा था. ठीक है, तो लिखेंगे पहला पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट, एवरी एटम कंसिस्ट of central core.
every atom consists of central core known as nucleus. Every atom consists of central core known as nucleus in which the entire positive charge. Every atom consists of central core known as nucleus in which the entire positive charge and almost entire mass the entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbit. The centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force of attraction. It means the electron and nucleus. मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा पॉइंट. Every atom consists of central core known as nucleus in which the entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbit. The centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force of attraction. It means the electron and nucleus. और इसको लास्ट में फॉर्मूला लिख लेंगे जो वहां लिखा था mv square centripetal force is equal to electrostatic force, that means kZe square upon में r square. ठीक है, ये k ध्यान रखना, जहां पे k का याद रखो, k जो है यहाँ पे वो क्या है 1/4 pi epsilon naught. तो आप लिख सकते हैं Ze square upon में 4 pi epsilon naught r square. कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखेगा, मैंने सिंपल लिख दिया kZe square upon में r square. क्लियर है बात? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा. ठीक है, यानी कि जो एटम है उसका एक सेंट्रल कोर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. पूरा इंटायर पॉजिटिव चार्ज, एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस सेंट्रल कोर न्यूक्लियस में है, और एटम का ऑलमोस्ट एंटायर मास यानी ऑलमोस्ट सारा मास भी सेंट्रल न्यूक्लियस में है. कुछ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और रिवॉल्व करने के लिए जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, जिसको हमने लिखा है mv square इज इक्वल टू kz स्क्वायर. इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, fc इज इक्वल टू fe. ठीक है, fc इज इक्वल टू fe और Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. ओके, डन. सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो है ये अब आ गया लिमिटेशन. रदरफोर्ड का लिमिटेशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, यहां पे फिर बोर्ड ने वो बात समझाई. क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वहां से वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो यहाँ पे उस बोर्ड ने कुछ कंडीशन डाली जिनके बेसिस पे वो थोड़ा क्लियर हुआ. क्या कंडीशन डाली? कंडीशन ये डाली कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्बिट हैं वो सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता. कुछ पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूअस ऑर्बिट्स हैं, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब ऑर्बिट आप मान लो 1 2 3 4 ऑर्बिट्स बन रहे हैं, बट सभी ऑर्बिट्स में नहीं कर रहा है. मान लो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरे और तीसरे में नहीं करेगा, चौथे में करेगा. ठीक है, जिसको हम सेकंड मानेंगे. फिर ये 5वें 6ठे में 7वें में नहीं करेगा, 8वें में करेगा, जिसको हम थर्ड मानेंगे. तो मतलब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा. ये बोर्ड ने कहा.
बोर ने कहा कि वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा, और वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व इसलिए करेगा क्योंकि उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अगर आपको याद हो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी होता है, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू पी डी होता है, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, NH/2π के। ठीक है, ये बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर आएगा, वेयर n जो होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी पहला है तो h/2π के बराबर होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिट है तो 2h/2π के बराबर होना चाहिए, तीसरा ऑर्बिट है तो 3h/2π के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जिनका इसके इक्वल आएगा NH/2π के, यानी h/2π के, तो उसी के अंदर या उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये बोर ने कहा था। क्लियर सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। दिवांशु, निशु, रचित, सोनिया। ओके, तो सेकंड पॉइंट फिर लिखेंगे, आप लोग समझ गए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे तो सोनिया, नो सर मतलब क्या, क्लियर है कि नहीं है? सर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो, तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, according to Bohr electron can revolve only in certain discrete non-radiating orbits called stationary orbits for which total angular momentum of an revolving electron is an integral multiple of h/2π is an integral multiple of h/2π। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π, वेयर n जो होगा वो 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के बराबर आना चाहिए। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कई बार अपने ग्राउंड स्टेट की लेवल ऑफ ऑर्बिट से हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट्स पे जंप करता है, फिर वापस आता है। ठीक है, तो बोर कहता है कि कई बार आपको इलेक्ट्रॉन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी शो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कई बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को एमिट करेंगे। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से हायर लेवल पे जंप करेगा तो उस केस में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर लेवल से अपने ग्राउंड स्टेट लोअर लेवल पे आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो दो तरीके के फिनोमेना हो सकते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन कब होगा, जब अपने ग्राउंड स्टेट के लेवल ऑफ ऑर्बिट से वो हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट्स पे जंप कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन होगा। एमिशन कब होगा, जब वो हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट से अपने ग्राउंड लेवल के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, यानी कि अपने घर में वापस आ रहा है, अपने ऑर्बिट में वापस आ रहा है, तो ऐसे में एनर्जी का वो एमिट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है,
तो ये फिनोमेना देखने को मिलेगा जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हिंट, थोड़े से एक्सप्लेनेशन उन्होंने और बोर्स ने दिया था। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया। क्लियर है सभी को? तो नोट करेंगे थर्ड पोस्टुलेट, द एमिशन स्लैश एब्जॉर्प्शन, द एमिशन स्लैश एब्जॉर्प्शन, the emission slash absorption of energy occurs only, the emission slash absorption occurs only when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another The difference in the total energy of the electron in two permitted orbits The difference in the total energy of the electron in two permitted orbits is absorbed when the electron jumps from an inner to an outer orbit and emitted when electrons jumps from outer to the inner orbit and emitted EM है, ध्यान रखना, emitted मतलब EM, emitted when electrons jumps from outer to the inner orbit। ठीक है, इसका मतलब हुआ, लास्ट में लिख लेंगे थर्ड में, इट मींस कि जो h न्यू एनर्जी वो एब्जॉर्ब और एमिट कर रहे हो वो लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि जिस लेवल से वो जंप और वापस आएगा तो वो लेवल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तो उनका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आएगा वही है कि वो उतना एनर्जी जंप एब्जॉर्ब करके जंप कर रहा है या फिर वापस जब आ रहा है तो उतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब ये एनर्जी निकालना है तो उन लेवल्स के एनर्जी का, यानी हर लेवल का अपना एक एनर्जी होता है, उसके ग्राउंड लेवल का अपना एक एनर्जी होगा और जिस लेवल पे वो जंप किया उसका भी एक एनर्जी होगा। ठीक है, तो जब ये जंप कर रहा है और वापस आ रहा है तो उन लेवल्स का अपना अपना एक एनर्जी है। तो अगर आपको ये निकालना है कि इस लेवल के बीच का कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके जंप किया है या वापस आते समय उसने एमिट किया है, तो आप बस उन लेवल्स की एनर्जीज का डिफरेंस निकाल दो, आपको आंसर मिलेगा। तो वो आंसर होगा कि इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है या एमिट करी है। इट डिपेंड्स कि वो जंप करके जा रहा है वापस हायर लेवल पे या वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अमाउंट निकालना है तो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कर दें। यहां तक बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट जरूर बताएं, कुछ पूछना हो। किसी को नहीं है? ओके, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आपने। इसको यूं लिखो, E2/E1 लिखो तो ज्यादा बेटर, E2/E1 कर लो, E2/E1 कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, so now the case is कि अब हम कुछ डेरिवेशन टाइप छोटे छोटे डेरिवेशन कर लेते हैं। तो अभी टॉपिक आप डालो रेडाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी हमने जो रेडियस निकाला वो रदरफोर्ड के बेस पे निकाला था, अभी हम जो निकालेंगे वो बोर के बेस पे निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेडाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट,
यानी बोर ने जो ऑर्बिट के बारे में कहा था उसका रेडियस क्या आएगा। अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी बीच में, इसलिए फिर अभी कर लो। रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम क्या निकाल रहे थे, रेडाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, टॉपिक हमारा है रेडाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर स्टेशनरी ठीक है, एक मिनट लिंक डाल लें। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, तो बोर के अकॉर्डिंग क्या था, बोर के अकॉर्डिंग देखोगे तो बोर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर की जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो किसके बराबर है, nh/2 के, है ना। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया nh/2 mr। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, v की वैल्यू मिल गई। फिर आपने देखा कि जो सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mv²/r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़ा था हमने, kZe² में r², यही पढ़ा था। एक r से एक r कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v की वैल्यू ऊपर से पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो v² की जगह हो जाएगा n²h² में 4π² m² r² इज इक्वल टू kZe²/r। तो एक r और कैंसिल हो गया, यहाँ से r कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n²h² में 4π² mr इज इक्वल टू kZe²में r, सॉरी kZe²। r निकालना है क्योंकि रेडियस हमें निकालना था, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा n²h² में 4π² m और kZe²। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आपका रेडियस आ गया बोर ऑर्बिट के लिए। क्या आ गया, बोर ऑर्बिट के लिए क्या आ गया, ये रेडियस आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे देखो h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो डिपेंड करता है n² z पे, यानी n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट और z हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है रेडियस। फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करें, क्योंकि बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए ही था, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू n²h² में 4π² m/k⁡e², क्योंकि z तो 1 हो गया, तो ये आ गया हाइड्रोजन के लिए रेडियस का फॉर्मूला। अब आपको जो क्या कहते हैं, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, एन एच की वैल्यू, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, इनकी वैल्यूज आप कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हो, तो इसकी एक वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा रेडियस इज इक्वल टू n² 5.29 into 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो -11 मीटर अगर इसको दोगे, ये आपका रेडियस आ जाता है।
क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। और अगर और इसकी वैल्यू दोगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस। तो ये एक डायरेक्ट वैल्यू आ गई फॉर्मूले की रेडियस की, इसको आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने अगर एग्जाम में पूछता है तो पहले ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद सॉल्यूशन अगर करना है तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और n की वैल्यू डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सबकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप चीज सीखे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। हो जाए तो बता देना, डन ऐसे कुछ कह देना। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, मे बी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाए, मे बी। हाँ हो ही जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई है, वो भी थोड़ा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। न्यूक्लियाई में बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं करने के लिए, इसमें तो इतने कुछ खास है नहीं, तो इसी के बेस पे अभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने कि जिससे हाँ ये इसके बेस पे आएंगे न्यूमेरिकल तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। सोनिया डन, निशु डन, सोनिया रावत डन, ओके। दिव्यांशु डन, रचित डन, डन, ओके। तो ये डन हो गया, ओके। तो यहाँ तक बात तो आपकी होगी क्लियर। नाउ हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको रब कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो सेंटीमीटर फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक r से एक r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, k ZE स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिली आपको, इक्वेशन 1। दूसरा अकॉर्डिंग टू बोर अगर देखें, अकॉर्डिंग टू बोर देखो तो mvr इज इक्वल टू क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, nh बाय 2 पाई mv, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी r निकाला, ये भी r निकाला, इक्वेट कर देंगे, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो nh बाय 2 पाई mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ZE स्क्वायर अपॉन में
mv²। तो अब आप देखो m से m कैंसिल, एक v से v कैंसिल, तो v निकालना है हमें, वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया kz e² अपॉन में ऊपर 2 पाई आ गया और अपॉन में आ गया nh। ठीक है, ये हमें मिल गया वेलोसिटी का फॉर्मूला nh। ठीक है, और फॉर हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉडल था जिसमें z इज इक्वल टू 1 होगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ke² 2 पाई अपॉन में nh। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। डन सर। डन, निशु, सोनिया, रावत जी, डन 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 डन। निशु रेडी अभी है, डन। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने किया। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए, किसी को है अगर डाउट। आज जो भी हमने किया, आज हमने लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड पढ़ा, हमने बोर्स के पोस्टुलेट पढ़े, हमने एक न्यूमेरिकल किया इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर, और 2 डेरिवेशन करी है छोटी सी, जिसमें एक रेडियस निकाला और एक अभी वेलोसिटी निकाला है। इनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल काफी अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं, जो अभी हम आगे यानी नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसके बेस पे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। अभी जो पे पढ़ा है उस पे इतना कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, आगे जो हम पढ़ेंगे उस पे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करता है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोस्टली जंपिंग पे। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, और असाइनमेंट टाइम पे करें। बाय एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जो हाँ, जैसे चैप्टर 2, 3